नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या आरजेडी की हार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वे हिना साहब के पास मिलन का प्रस्ताव लेकर जाएं। क्या लोकसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर मुस्लिम की बहुलता थी, उन सीटों पर आरजेडी की हार ने आरजेडी को इतना धक्का पहुंचाया कि अब विधानसभा चुनाव में अपनी गलती को सुधारने की तैयारी में जुटी हुई है आरजेडी। आज इस बात पर चर्चा होगी, तथ्यों के साथ चर्चा होगी। एक एक सीट पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह माई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त दिखा, और जब ध्वस्त हो गया तो अब फिर से माई समीकरण पर काम किया जा रहा है और माई समीकरण को फिर से जोड़ा जा रहा है। और इसी प्रयास की कड़ी है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हिना साहब से मिलने का प्रयास किया और अपने एमएलसी विनोद जायसवाल के घर पर सबकी मुलाकात संभव हो पाई। वरना लोकसभा चुनाव के दौरान तो तेजस्वी यादव हिना साहब से मिलना भी नहीं चाहते थे। जिस सीवान में उन्होंने जन विश्वास यात्रा की, उसी सीवान में हिना साहब मौजूद थी, लेकिन 1 किलोमीटर तक चलकर तेजस्वी यादव हिना साहब के पास नहीं पहुंचे। हिना साहब उस सहाबुद्दीन की पत्नी है जिस सहाबुद्दीन ने आरजेडी के लिए जी जान लगा दी। तेजस्वी यादव जब छोटे होंगे, उस समय सहाबुद्दीन राजनीति में जवान थे, और वैसी परिस्थिति में हिना साहब जो एक अभिभावक की तरह तेजस्वी यादव की थी, उनसे मिल भी नहीं पाए। तो अब जबकि तेजस्वी यादव और लालू यादव हिना साहब के साथ मिले हैं, मिलकर सब में बातें हो रही हैं, तो अब जो बातें हो रही है वो किस कारण हो रही है और क्यों हो रहा है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, राजनीति हमेशा लेन और देन पर चलता है। राजनीति में यदि आपके पास शक्ति है तो आपकी पूछ है, आपके पास वोट है तो आपकी पूछ है, आपके पास यदि ये दोनों में से कोई नहीं है तो फिर राजनीति में आपकी कोई पूछ नहीं। इसका सीधा उदाहरण इन दोनों परिवारों का मिलन है। देखिए, लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो आरजेडी को ये उम्मीद थी कि इस लोकसभा चुनाव में बड़ा बेहतर परिणाम आएगा, माई समीकरण टूटेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए मुस्लिम उनके साथ एकजुट रहेंगे। और इसीलिए ये रणनीति बनी कि अधिक से अधिक सीटों पर आरजेडी अपने वैसे कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी जो जमीनी स्तर के होंगे और जमीन पर जिनकी पकड़ मजबूत होगी। जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया, लेकिन आरजेडी ने इस चुनाव में मुस्लिम वर्ग को सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इससे पहले जितने भी चुनाव होते थे उसमें अच्छी खासी संख्या में टिकट मुस्लिमों को मिलता था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें उनकी टिकट काट दी गई, कम सीटों पर उन्हें दिया गया। और इसी का नतीजा हुआ कि मुस्लिम अंदर ही अंदर आरजेडी से खफा भी थे। तो जहां उन्हें विकल्प मिला आरजेडी का, वहां उन्होंने जमकर काम किया, जमकर वोट भी किया। लेकिन जहां उन्हें विकल्प नहीं मिला वहां वे उदासीन हो गए, और उनकी उदासीनता ही आरजेडी के हार का बड़ा कारण बनी। जैसे देखिए, आरजेडी कहां कहां चुनाव हार गई। आरजेडी उन क्षेत्रों में भी हार गई जहां उसकी बहुलता है। बात कर लेते हैं अररिया की। अररिया लोकसभा क्षेत्र जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, उस क्षेत्र में आरजेडी चुनाव हार गई। दरभंगा, जहां मुस्लिम वोट बैंक
अच्छा खासा प्रभाव है जहाँ पे, और जहाँ मुस्लिम वोट बैंक जीत हार में कारण बनते हैं, उस दरभंगा में फिर से आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। ये वही दरभंगा है जहाँ जब हिना साहब पहुंची थी तो लाखों की संख्या में उनके समर्थक जुटे थे। उस दरभंगा में ललित यादव जब चुनावी मैदान में उतरे तो वो हार गए। अब आइए बात कर लेते हैं पूर्णिया की, जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन उस पूर्णिया में आरजेडी की एक न चली। पप्पू यादव यहां से चुनावी मैदान में उतरे और मुस्लिमों को विकल्प मिला तो वहां उन्होंने आरजेडी का साथ पूरी तरह छोड़ दिया। हिना साहब का भी समर्थन था, मौन समर्थन था पूर्णिया में पप्पू यादव को, और पप्पू यादव चुनाव जीत गए। आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई, जमानत तक जब्त हो गई। तो पूर्णिया में भी आरजेडी का वही हाल हुआ। मधुबनी, जहां से अली अशरफ फातमी को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा था, वहां यादव ही आरजेडी के खिलाफ थे, क्योंकि यहां से अशोक यादव बीजेपी के प्रत्याशी थे और यादव और माई समीकरण मधुबनी में भी काम नहीं किया। उसी तरह बात कर लेते हैं सीवान की। सीवान में हिना साहब खुद चुनावी मैदान में थी और यहाँ अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा, दोनों के दोनों हार गए। शिवहर की भी बात करते हैं। शिवहर जहाँ से कई बार मुस्लिम सांसद रहे हैं आरजेडी के, उस शिवहर में एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड की लवली आनंद चुनावी बाजी जीतने में सफल हो गए। तो ये वो सीटें हैं जहां पे आरजेडी सीधे मुकाबले में थी और इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत में बड़े मायने रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें थी जहां पे आरजेडी तो सीधी मुकाबला में नहीं थी, उनके सहयोगी थे, लेकिन इन सीटों पर भी मुस्लिम सांसद रहे हैं। तो इन सीटों पर भी बुरी तरह से पराजय आरजेडी और उसके सहयोगी को मिली। जैसे गोपालगंज की सीट, गोपालगंज से अब्दुल गफूर भी सांसद रहे हैं और इस सीट पर इस बार मुकेश सहनी के पार्टी के उम्मीदवार उतरे थे, वो चुनाव हार गए। पश्चिमी चंपारण यानी कि जो बेतिया का इलाका है, वहाँ पे मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी है, लेकिन यहाँ पे फिर संजय जायसवाल चुनावी बाजी जीतने में सफल रहे। खगड़िया में भी वही हाल रहा, लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा जीत गए। बेगूसराय में भी वही हाल रहा, गिरिराज सिंह फिर चुनावी बाजी जीत गए। भागलपुर में भी जनता दल यूनाइटेड के अजय मंडल चुनावी बाजी जीत गए, जबकि इनमें से कई के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, लोगों में गुस्सा था, बावजूद इसके आरजेडी इसका लाभ नहीं उठा पाई। किशनगंज और कटिहार में कांग्रेस ने जरूर जीता, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन वहाँ कांग्रेस को ये जीत मिली है। आप समझ सकते हैं, आरजेडी को नहीं कांग्रेस को। आरजेडी जिन सीटों पर जीता है उन सीटों में जहानाबाद, औरंगाबाद, पाटलिपुत्रा और बक्सर, इन चारों में से चारों सीट पर कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम ही जीत हार में भूमिका अदा करते हैं। हाँ, उनका वोट आरजेडी को मिलता जरूर है, लेकिन यहाँ जीत हार में ये कोई बड़ा कोई कारनामा कर दे ऐसी बात नहीं है। तो आरजेडी को उन सीटों पर ही विजय श्री मिली जहाँ पे मुस्लिमों का कोई दबदबा नहीं था। दबदबा वाले इलाके में आरजेडी को हारना ही पड़ा। यही जो हार है वो आरजेडी का डर का कारण है, और ये डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अब प्रशांत किशोर आरजेडी के कंपटीटर हो गए हैं। प्रशांत किशोर आरजेडी का विकल्प बन गए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो बात लालू यादव और नीतीश कुमार कहते थे, उसी बात को प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुसलमानों को उसके आबादी के हिसाब से टिकट देंगे, दलितों को उसके आबादी के हिसाब से टिकट देंगे, सवर्णों को भी उसके आबादी के हिसाब से टिकट देंगे, और अति पिछड़ों को भी उसके आबादी के हिसाब से टिकट देंगे। और जब से प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया है
तब से आरजेडी की नींदें उड़ी हुई हैं। आरजेडी के नेता टूट टूट कर जनसुराज में जुड़ रहे हैं और इसमें कई अल्पसंख्यकों के नेता भी हैं, कई अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भी हैं जो जनसुराज से जुड़ते जा रहे हैं और यही आरजेडी के डर का कारण है, सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए हिना साहब के पास तक आरजेडी का प्रस्ताव गया है। आरजेडी अब चाहती है कि माई समीकरण जो उसका एक मजबूत वोट बैंक है उसको विधानसभा चुनाव के पहले ठीक कर लिया जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो ये भूल आरजेडी को सत्ता से फिर दूर कर दे। 2020 में जिस तरह से आरजेडी जीतते जीतते हार गई, 2025 में कहीं वही इतिहास फिर से न दोहरा दिया जाए, इसलिए आरजेडी इस बार शुरू से ही लग गई। अब देखिए हिना साहब को जो आरजेडी अपने पाले में लेने के लिए बेचैन है वो इसलिए है कि हिना साहब के पास भी विकल्प की कमी नहीं है। अगर आरजेडी हिना साहब को अपने पाले में नहीं लिया तो 2025 का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन हिना साहब कई सीटों पर आरजेडी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आरजेडी अपना नुकसान चाहता नहीं है किसी भी कीमत पर, क्योंकि एक एक सीट पर जीतकर तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाना चाहते हैं और इसीलिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं ताकि इस बार सत्ता दूर न जाए। और इसीलिए हिना साहब के पास ये प्रस्ताव पे प्रस्ताव जा रहे हैं, क्योंकि हिना साहब के पास कई विकल्प हैं। हिना साहब लोजपा रामविलास चिराग पासवान का दामन थाम सकती है। लोजपा रामविलास के नेताओं से हिना साहब के करीबी रिश्ते हैं, चिराग पासवान से भी उनके करीबी रिश्ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास उसका भी विकल्प खुला है। इसके अलावे प्रशांत किशोर की जनसुराज में भी हिना साहब अपनी संभावनाएं टटोल सकती हैं और जनसुराज भी हिना साहब को मौका दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी आप समझ सकते हैं। एआईएमआईएम कई बार अपना प्रस्ताव हिना साहब के पास रख चुका है पार्टी में शामिल होने के लिए, लेकिन हिना साहब एआईएमआईएम में ज़्यादा नहीं चाहती। जनता दल यूनाइटेड भी एक विकल्प के रूप में हिना साहब के लिए खड़ा है, लेकिन दो विकल्प, एक चिराग पासवान का और एक प्रशांत किशोर का, ये विकल्प हिना साहब के पास है, बड़ी मजबूती के साथ है और यहाँ संभावनाएं उनके लिए है। और इसीलिए हिना साहब भी कहीं नहीं चली जाए विधानसभा चुनाव के पहले, इसीलिए आरजेडी में बेचैनी है और इसीलिए विनोद जायसवाल का प्रस्ताव हिना साहब के पास गया और हिना साहब को सिवान तक लाने में विनोद जायसवाल सफल रहे और लालू यादव और चिराग पासवान को भी अपने घर तक बुलाने में विनोद जायसवाल सफल रहे। विनोद जायसवाल भी चुनावी बाजी जो जीते थे सिवान में, उसमें हिना साहब की भूमिका थी, इसलिए विनोद जायसवाल इस बात को समझते हैं कि सिवान की जो राजनीति है वो कितना संवेदनशील है और सिवान की राजनीति को साधना है, तो उसमें हिना साहब को इग्नोर करना आसान नहीं, खास करके आरजेडी के लिए। और इसीलिए ये बेचैनी बढ़ी है और इसीलिए ये तैयारी भी चल रही है। तो देखिए आगे क्या होता है, आरजेडी हिना साहब के साथ क्या करती है, हिना साहब आरजेडी के प्रस्ताव पर कितना अमल करती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।